जरा इमेजिन करिए कि भारत का संविधान, जो हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक है, अल्टीमेट रूल बुक, अगर उसे पूरी तरह से बदलने की बात हो तो क्या होगा? क्या इस रूल बुक को बनाने वाले या आज की हमारी चुनी हुई संसद इस पूरी की पूरी किताब को ही बदल सकती है? अम, ये बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि मतलब क्या वो हर एक पन्ना, हर एक नियम को अपनी मर्जी से फिर से लिख सकते हैं? बिल्कुल। या फिर इस किताब की आत्मा में कुछ ऐसा भी बसा है जिसे छूने की इजाजत किसी को भी नहीं है? देखिए, जब हम कोई भी नियम बनाते हैं ना, तो एक स्वाभाविक उम्मीद होती है कि समय बदलने के साथ उन नियमों को भी बदला जा सकेगा। लेकिन जब बात एक पूरे देश को चलाने वाले सबसे बड़े कानून की हो, तो क्या उस बदलाव की कोई लिमिट, कोई सीमा होनी चाहिए? सही बात है। यही वो जटिल सवाल है जिसने आज़ादी के बाद से दशकों तक भारत की राजनीति और न्यायपालिका के बीच, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बीच, एक महायुद्ध छिड़े रखा। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक महायुद्ध की तह तक जाने वाले हैं। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। हाँ। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो लोग हमें सुन रहे हैं, खासकर जो कानून को समझना चाहते हैं, उनके लिए आज हम इस अमेंडमेंट के पूरे विज्ञान को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, और सच्चाई ये है कि आज हम सिर्फ नियमों की सूखी पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों की उस ऐतिहासिक जंग को समझेंगे जिसने आज के आधुनिक भारत का पूरा स्वरूप तय किया है। एक पावर स्ट्रगल। हाँ, जहाँ एक तरफ जनता द्वारा चुनी गई संसद की शक्ति है और दूसरी तरफ संविधान की अपनी सर्वोच्चता। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संविधान को बदलने की ये जो विशाल ताकत है, ये आखिर आती कहां से है? सही कहा। हमारी नोट्स के अनुसार आर्टिकल 368 का पहला हिस्सा संसद को संविधान को संशोधित करने की शक्ति देता है। तो क्या मैं ऐसे समझ सकता हूं कि हमारा संविधान एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है? अच्छा, दिलचस्प लॉजिक है, बताइए कैसे? मतलब संसद जो रोजमर्रा के साधारण कानून बनाती है, वो किसी नई ऐप को डाउनलोड करने या पुरानी ऐप को डिलीट करने जैसा है, जिससे फोन चलता रहता है। लेकिन आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल सोर्स कोड ही बदलने जैसा है। अरे वाह, ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। और यहीं पर हमें एक साधारण विधायी शक्ति, जिसे हम लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं, और एक संवैधानिक शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के बीच का असली अंतर समझ आता है। अच्छा, तो ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग है। आर्टिकल 368 संसद को यही कॉन्स्टिट्यूएंट पावर देता है। ये कोई आम कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ओके। इसी विशेष शक्ति के तहत संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में कुछ नया जोड़ सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या किसी पुराने हिस्से को पूरी तरह से रिपील कर सकती है, यानी हटा सकती है। लेकिन एक सेकंड, अगर ये शक्ति इतनी ही बड़ी है कि आप पूरे सिस्टम का सोर्स कोड ही बदल दें, तो मन में एक डर भी पैदा होता है ना? किस तरह का डर? यही कि क्या संसद रातों रात कोई बिल पास करके संविधान का नक्शा बदल सकती है? मेरा मतलब है, अगर किसी सरकार के पास भारी बहुमत है, तो क्या वो आसानी से अपनी मर्जी का संविधान लागू कर देगी? ये डाउट बहुत कॉमन है, लेकिन संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का असली प्रमाण यहीं देखने को मिलता है। उन्होंने संसद को बदलाव की शक्ति तो दी, लेकिन इसे इतना आसान भी नहीं बनाया कि रातों रात कोई भी सरकार संविधान को अपने हिसाब से मोड़ दे। मतलब कोई प्रोसीजर है इसका? हाँ, आर्टिकल 368 के दूसरे हिस्से में अमेंडमेंट की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया दी गई है, और एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इसे याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक वो क्या है? ESHP। ESHP, ये 4 अक्षरों का फॉर्मूला पूरी प्रक्रिया को समझा देता है। अरे, ये तो बहुत आसान लग रहा है। चलिए इस फॉर्मूले को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरुआत कैसे होती है? ई का यहाँ क्या मतलब है? ई का अर्थ है आइदर हाउस। आइदर हाउस यानी संसद का कोई भी सदन। अच्छा, तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी? बिल्कुल। संविधान संशोधन का बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इससे सरकार का कोई मंत्री भी पेश कर सकता है और कोई आम सांसद भी, जिसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। तो क्या इसके लिए शुरुआत में ही राष्ट्रपति की कोई विशेष अनुमति चाहिए होती है? नहीं, सबसे अहम बात यही है कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की, प्रायर परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ गया, यानी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए बिल पेश हो गया, तो क्या इसे पास करने के लिए साधारण कानूनों की तरह सिर्फ एक सामान्य मेजॉरिटी चाहिए, या एस का क्या रोल है? साधारण मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। यहाँ एस का मतलब है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी विशेष बहुमत। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी।
साधारण कानून सदन में मौजूद लोगों के आधे से अधिक वोटों से पास हो जाते हैं, लेकिन संविधान बदलने के लिए शर्तें बहुत कड़ी हैं। यहाँ 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना अनिवार्य है। दोनों एक साथ? कौन सी शर्तें? पहली शर्त सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से ज्यादा समर्थन होना चाहिए। और दूसरी शर्त, उस दिन सदन में जो सदस्य प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत उस बिल के पक्ष में होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए जरा, इसे एक गणित के उदाहरण से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट परमानेंटली याद हो जाए। मान लेते हैं कि लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। ठीक है। तो पहली शर्त के हिसाब से कुल संख्या का आधा हुआ 273, यानी कम से कम 273 वोट तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि वोटिंग वाले दिन सदन में सिर्फ 450 लोग ही मौजूद हैं, तो उन 450 का 2/3 हिस्सा हुआ 300 वोट। हाँ, एग्जैक्टली 300। तो इसका मतलब है कि बिल को पास होने के लिए 273 नहीं बल्कि पूरे 300 वोट चाहिए होंगे, क्योंकि दोनों शर्तें एक ही समय पर पूरी होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। ये कठिन गणित इसलिए रखा गया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अन्य संविधान में बदलाव तभी हो जब सदन के भीतर एक बहुत बड़ा वर्ग उस बदलाव के पक्ष में खड़ा हो। लेकिन एक उलझन है मेरी। मान लीजिए लोकसभा ने अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में जाकर वो अटक गया। दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पा रही है। तो क्या ऐसे में साधारण कानूनों की तरह राष्ट्रपति दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाकर मामला सुलझा नहीं सकते? यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। सच्चाई ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन है ही नहीं। मतलब शून्य? बिल्कुल शून्य। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करना ही होगा। कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। वाह, मतलब हर कदम पर एक चेक और बैलेंस है। तो ये हो गया आइदर हाउस, एस हो गया स्पेशल मेजॉरिटी। अब अगर ये इतना ही मुश्किल है तो फिर राज्यों का क्या रोल है? ये एच क्या दर्शाता है? एच का मतलब है हाफ स्टेट्स, यानी आधे राज्य। देखिए, चूंकि भारत का ढांचा फेडरल है, संघीय है, जहां केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं, तो अगर संसद कोई ऐसा बदलाव कर रही है जिसका सीधा असर राज्यों की शक्तियों पर पड़ता है, तो सिर्फ संसद का पास करना काफी नहीं होगा। जैसे कि क्या? कोई उदाहरण? जैसे अगर राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बदलना हो, या 7th शेड्यूल में दी गई केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की लिस्ट बदलनी हो, तो राज्यों से भी पूछना पड़ेगा। तो ऐसे मामलों में राज्यों की सहमति कैसे ली जाती है? क्या भारत के सभी राज्यों को हाँ कहना पड़ेगा? नहीं, सभी की जरूरत नहीं है। संसद की स्पेशल मेजॉरिटी के बाद भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति चाहिए होती है। अच्छा, बस आधे राज्य? हाँ, जिसे लीगल भाषा में रैटिफिकेशन कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि राज्यों की विधानसभाएं इसे अपनी सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती हैं। ये तो बहुत ही लॉजिकल व्यवस्था है। ESH प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। अंत में जो P बचा है वो क्या है? अंतिम अक्षर P का अर्थ है प्रेसिडेंट मस्ट असेंट, यानी राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही होगी। देनी ही होगी। हाँ, जब बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएं और राज्यों से भी पास हो जाएं, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के पास इसे रोकने की कोई चॉइस नहीं है। वे इस पर वीटो नहीं लगा सकते। अब प्रक्रिया तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई, ESHP। लेकिन मेरे दिमाग में अब एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। बताइए। क्या इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके संसद हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को भी हमेशा के लिए छीन सकती है? और इसी सवाल ने भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा भूचाल पैदा किया था। अगर हम आज़ादी के तुरंत बाद के दौर में जाए ना, तो शुरुआत में ऐसा लगता था कि संसद के पास सचमुच अनलिमिटेड शक्तियां हैं। मतलब शुरुआत में संसद फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ भी कर सकती थी? जी हाँ। अगर हम कोर्ट के शुरुआती केस देखें, कहानी शुरू होती है 1951 के शंकरी प्रसाद केस से और फिर 1965 में सज्जन सिंह केस। अच्छा। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संसद आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कोर्ट का तर्क था कि संविधान में किया गया संशोधन आर्टिकल 13 में दिए गए लॉ यानी कानून शब्द की परिभाषा से बाहर है। एक सेकंड रुकिए, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीने। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो अमेंडमेंट है वो टेक्निकली आम कानून है ही नहीं।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी लूपहोल का फायदा उठाया जा रहा हो। ये चिंता बिल्कुल जायज थी और अंततः न्यायपालिका को भी इस खतरे का एहसास हुआ। कोर्ट डर गया कि अगर किसी सरकार के पास भारी बहुमत आ गया तो वो नागरिकों के सारे अधिकार छीन सकती है। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की तानाशाही का डर। एग्जैक्टली और इसी डर ने 1967 में कहानी में सबसे बड़ा यूटर्न ला दिया। इस ऐतिहासिक केस का नाम था गोलखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ केस में ऐसा क्या हुआ? इसमें कोर्ट ने तत्कालीन चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व में अपने ही पुराने फैसलों को पलट दिया। अरे वाह। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक और जन्मजात अधिकार हैं, इसलिए अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के तहत एक कानून ही माना जाएगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चूंकि एक कानून है, इसलिए संसद अमेंडमेंट करके भी मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये तो संसद के अधिकारों पर बहुत बड़ी चोट थी यार। एक ही झटके में संसद से सबसे अहम ताकत छीन ली गई। तो क्या संसद ने ये फैसला चुपचाप मान लिया? बिल्कुल नहीं। उस समय संसद और न्यायपालिका के बीच जो शतरंज का खेल चल रहा था, उसमें सरकार ने अपनी शक्ति वापस पाने के लिए एक बहुत आक्रामक कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? 1971 में संसद ने 24वां संविधान संशोधन 24th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। मतलब खेल हार रहे हैं तो खेल के नियम ही बदल दो। इस 24वें संशोधन में ऐसा क्या किया उन्होंने सीधे संविधान के पन्नों में नई बातें लिख दी। आर्टिकल 13 और 368 दोनों में बदलाव कर दिए। साफ साफ लिख दिया कि आर्टिकल 13 की कोई भी पाबंदी 368 पर लागू नहीं होगी। ओह, और प्रेसिडेंट वाले रूल का क्या? हाँ, इसी संशोधन में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि राष्ट्रपति के लिए बिल पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। संसद ने जता दिया कि उनकी शक्ति अनलिमिटेड है। सोचिए जरा, एक तरफ कोर्ट अधिकारों को बचा रहा है और दूसरी तरफ संसद ने किताब ही बदल डाली। संसद को लगा होगा कि उसने अंतिम बाजी जीत ली है। क्या ये पावर स्ट्रगल यहीं खत्म हो गया? ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। 1971 में संसद ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन तभी 1973 में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा केस सामने आया। 1973? मैं समझ रहा हूँ आप किस केस की बात कर रही हैं। जी हाँ, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। ये नाम तो हर लॉ स्टूडेंट को रटा हुआ है। इस केस में ऐसा क्या खास था? इसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। महीनों बहस चली और अंत में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसने एक बहुत ही खूबसूरत बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने संसद को ताकत दी या फिर से रोक लगा दी? कोर्ट ने गोलकनाथ केस का फैसला पलट दिया। कहा कि हाँ, संसद संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को भी। इसका मतलब तो यही हुआ कि संसद जीत गई? पूरी तरह से नहीं। कोर्ट ने हाँ तो कहा, लेकिन एक ऐतिहासिक शर्त जोड़ दी। कोर्ट ने कहा कि संसद सब कुछ बदल सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब आप घर के कमरे बदल सकते हैं, लेकिन घर की नींव नहीं तोड़ सकते। एकदम सही। यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एग्जाम में बस यही लाइन लिखनी होती है। ये तो मास्टर स्ट्रोक था यार। लेकिन एक सवाल उठता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? क्या इसकी कोई स्पष्ट लिस्ट दी गई है कि भाई ये 10 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं? यही इस फैसले की सबसे जटिल बात है। पूरे संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का जिक्र नहीं है और कोर्ट ने इसकी कोई पक्की लिस्ट भी नहीं दी। तो पता कैसे चलेगा कि क्या मूल ढांचा है? कोर्ट ने कुछ उदाहरण दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी, शक्तियों का बंटवारा और जुडिशियल रिव्यू। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, संपूर्ण नहीं है। यानी कोर्ट हर केस में खुद तय करेगा? हाँ, केस टू केस बेसिस पर। ये तो कोर्ट का बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजिक कदम था। तो क्या इसके बाद संसद शांत हो गई? बिल्कुल नहीं। 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें संसद ने फिर से खुद को अनलिमिटेड पावर देने की कोशिश की। फिर कोर्ट ने क्या किया? फिर 1980 में आया मिनर्वा मिल्स केस। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास जो अमेंड करने की शक्ति है, वो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है और ये लिमिटेड पावर खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर है। गजब। मतलब कोर्ट ने कह दिया कि संविधान ने तुम्हें सीमित ताकत दी है, तुम इसका इस्तेमाल करके खुद को असीमित नहीं बना सकते। एग्जैक्टली।
संसद अपने आप को वो शक्ति नहीं दे सकती जो उसे कभी दी ही नहीं गई। पूरी तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन चर्चा को समेटने से पहले मुझे 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची के बारे में पूछना है। क्या ये एक डिजिटल तिजोरी की तरह है, जहां सरकार कोई कानून डाल दे तो कोर्ट उसे चेक नहीं कर सकता? पहले ऐसा ही था। इसे 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स को कोर्ट से बचाया जा सके। तो क्या केशवानंद केस के बाद भी सरकार इस तिजोरी का इस्तेमाल करके बेसिक स्ट्रक्चर के नियम से बच सकती थी? यही तो लूप होल था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1981 के वामन राव केस और फिर 2007 के IR कोयल्हो केस में हमेशा के लिए बंद कर दिया। कैसे? कोर्ट ने कट ऑफ डेट तय कर दी, 24 अप्रैल 1973। अरे, ये तो केशवानंद भारती केस के फैसले का दिन है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि इस डेट के बाद अगर कोई भी नया कानून इस 9th शेड्यूल में डाला गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो वो रद्द हो जाएगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो बुनियादी सवाल का जवाब ये है कि हाँ, संसद संविधान को अमेंड कर सकती है ESHP फॉर्मूले से, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकते। सही कहा। ये आर्टिकल 368 लचीलेपन और संविधान की सर्वोच्चता के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। आज वाकई समझ आया कि हमारा कानून सिर्फ पन्नों पर लिखी स्याही नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। लेकिन जाते जाते मैं स्टूडेंट्स के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट हर केस में इसे तय करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज भारत के संविधान पर अंतिम शक्ति हमारी चुनी हुई संसद के पास नहीं, बल्कि न्यायपालिका के पास है? ये सवाल वाकई किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। देश के ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड कौन बदल सकता है? इस पर बहस शायद कभी खत्म ना हो। आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।